चलिए, आज राजनीति के दुनिया में और गहरे उतरते हैं। ये सिर्फ नारों और वादों का खेल नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके पर्दे के पीछे मनोविज्ञान के बहुत गहरे दांव-पेच काम करते हैं। आज हम उन्हीं एडवांस तकनीकों को समझेंगे जो राजनीतिक माहौल को असल में आकार देती हैं। तो शुरू किया जाए। सवाल बहुत अहम है क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी सोच को प्रभावित करता है। आज हम उन छिपी हुई तकनीकों को एक एक करके सामने लाएंगे जो ये तय करती हैं कि हम क्या सोचते हैं और हाँ, किस पर विश्वास करते हैं। ये समझना जरूरी है कि हमारी अपनी राय आखिर बनती कैसे है। आज की हमारी पड़ताल कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगी। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हमारी व्यक्तिगत धारणाओं से खेला जाता है, फिर समझेंगे कि कैसे पूरे के पूरे राजनीतिक अखाड़े को ही कंट्रोल किया जाता है, और आखिर में इस बात पर बात करेंगे कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जहां सारा खेल सिर्फ सूचना का है। यहाँ हम उन तकनीकों पर फोकस करेंगे जिनका एक ही लक्ष्य होता है, ये कंट्रोल करना कि हम क्या देखें, क्या मानें और क्या याद रखें। तो हमारी लिस्ट में 11वीं तकनीक है गैस लाइटिंग पॉलिटिक्स। देखिए, ये एक बहुत ही कह सकते हैं चालाक मनोवैज्ञानिक हथियार है। इसका असल मकसद क्या है? इसका मकसद है जनता को अपनी ही याददाश्त और समझ पर शक करने के लिए मजबूर कर देना। होता क्या है कि नेता या पार्टियां अपने ही पुराने बयानों से एकदम पलट जाते हैं, या फिर किसी घटना को इतना घुमा फिराकर पेश करते हैं कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, अरे क्या मैंने सच में वही सुना था जो मुझे याद है? असल में ये जवाबदेही से बचने का एक बहुत ही कारगर तरीका बन जाता है। ये तकनीक काम करती है कॉग्निटिव डिसोनेंस के सिद्धांत पर। मतलब जब हमारे दिमाग में दो विरोधी विचार एक साथ आते हैं तो हम बहुत असहज हो जाते हैं। गैस लाइटिंग इसी असहजता का फायदा उठाती है। सोचिए, जब कोई नेता कहता है ऐसा वादा तो कभी किया ही नहीं गया था, तो कुछ लोग इस बेचैनी को दूर करने के लिए अपनी ही याददाश्त पर शक करने लगते हैं, बजाय इसके कि वे नेता की ईमानदारी पर सवाल उठाएं। अगली तकनीक है नैरेटिव हाईजैकिंग। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी घटना की कहानी पर कब्जा कर लेना। राजनीति में अक्सर वही जीतता है जो सबसे पहले और सबसे असरदार कहानी सुनाता है, क्योंकि वही पहली कहानी लोगों के दिमाग में सच बनकर बैठ जाती है। इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है प्राइमेसी इफेक्ट, यानी जो जानकारी हमें सबसे पहले मिलती है वो सबसे ज्यादा असर डालती है। जरा सोचिए, किसी विवाद के तुरंत बाद अगर कोई पार्टी उसे अपनी सफलता बताकर पेश कर दे तो वही पहली धारणा बन जाती है। बाद में भले ही कितने भी तथ्य सामने आए, उस पहली कहानी को दिमाग से मिटाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। 13वीं तकनीक है व्हाट्सएप प्रोपेगेंडा नेटवर्क। आज के डिजिटल जमाने में व्हाट्सएप जैसे ऐप्स प्रोपेगेंडा का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया बन गए हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई मैसेज किसी दोस्त या रिश्तेदार से आता है तो हमारा भरोसा उस पर अपने आप बढ़ जाता है। हम उस जानकारी की सच्चाई पर सवाल उठाने से पहले ही उसे सच मान लेते हैं, भले ही वो पूरी तरह से झूठी क्यों ना हो। ये नेटवर्क एक पिरामिड की तरह काम करता है। एक सेंट्रल टीम कंटेंट बनाती है, मीम्स, वीडियो, भावनात्मक कहानियां, फिर इन्हें जिले स्तर पर भेजा जाता है, जहां से ये लोकल ग्रुप एडमिन्स तक पहुंचते हैं, और फिर देखते ही देखते ये हजारों लाखों लोगों तक फॉरवर्ड हो जाता है। सूचना का ये बहाव इतनी तेजी से फैलता है कि सच और झूठ का पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब बात करते हैं तकनीक नंबर 14 की, फेक ग्रासरूट्स मूवमेंट्स, जिसे एस्ट्रोटर्फिंग भी कहते हैं। ग्रासरूट्स का मतलब होता है जमीनी स्तर से उठा आंदोलन। एस्ट्रोटर्फ होती है एक तरह की नकली घास। तो एस्ट्रोटर्फिंग का मतलब हुआ एक ऐसा आंदोलन जो दिखता तो असली है, जनता का है, लेकिन असल में वो किसी राजनीतिक दल द्वारा प्लान और फंड किया गया होता है। इसका बस एक ही मकसद होता है, जन समर्थन का भ्रम पैदा करना। असली और नकली आंदोलन में जमीन आसमान का फर्क होता है। असली आंदोलन अपने आप शुरू होते हैं, जबकि एस्ट्रोटर्फिंग में सब कुछ पहले से तय होता है। नारे, हैशटैग और कभी-कभी तो प्रदर्शनकारी भी। ये बैंड वैगन इफेक्ट का फायदा उठाता है। जब लोगों को लगता है कि इतने सारे लोग किसी चीज का समर्थन कर रहे हैं, तो वे भी उस बैंड वैगन पर कूद पड़ते हैं, ये मानकर कि बात में जरूर कोई दम होगा।
15वीं तकनीक है इमेज वॉशिंग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका सीधा मतलब है किसी नेता की खराब छवि को धोकर चमकाना। इसके लिए बाकायदा पीआर कैंपेन चलाए जाते हैं, जैसे चैरिटी कार्यक्रम, भावनात्मक फोटो ऑप्स या मीडिया में फ्रेंडली इंटरव्यूज, ताकि दाग धुल जाएं और एक नई सकारात्मक छवि गढ़ी जा सके। इसके पीछे का मनोविज्ञान इफेक्ट ह्यूरिस्टिक कहलाता है। इसका मतलब है कि हम अक्सर तर्क से नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं के आधार पर फैसले लेते हैं। एक शक्तिशाली तस्वीर, जैसे किसी नेता को बच्चों के साथ हंसते हुए देखना, हमारे दिमाग पर सीधा असर डालती है। ये एक भावनात्मक कनेक्शन बनाती है, जो उस नेता की नीतियों पर हुई लंबी चौड़ी तर्कपूर्ण बहसों से बनी नकारात्मक छवि पर कहीं ज्यादा भारी पड़ सकती है। अच्छा, अभी तक हमने देखा कि कैसे व्यक्तिगत धारणाओं को निशाना बनाया जाता है। अब हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे पूरे राजनीतिक खेल के मैदान को ही कंट्रोल किया जाता है। यहाँ बात किसी एक मुद्दे की नहीं, बल्कि बहस के माहौल को ही अपने पक्ष में करने की है। 16वीं टेक्निक है स्ट्रैटेजिक साइलेंस, यानी रणनीतिक चुप्पी। राजनीति में कभी-कभी कुछ ना बोलना बोलने से ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब कोई मुद्दा बहुत ज्यादा विवादास्पद हो, तो उस पर चुप रहकर उसे बस हवा में छोड़ दिया जाता है, इस उम्मीद में कि समय के साथ लोग उसे भूल जाएंगे और मीडिया का ध्यान कहीं और चला जाएगा। ये चुप्पी एक सोची समझी रणनीति है, एक राजनीतिक हथियार। 17वीं तकनीक थोड़ी जटिल है, कंट्रोल्ड ऑपोजिशन। इसे ऐसे समझिए जैसे कुश्ती का एक मैच हो रहा हो, लेकिन एक पहलवान को पहले से ही हारने के लिए कहा गया हो। वो लड़ने का नाटक तो करेगा, जोर आजमाइश भी दिखाएगा, लेकिन कभी असली चुनौती नहीं देगा। राजनीति में भी ऐसा ही होता है। एक ऐसा विपक्ष तैयार किया जाता है जो सिर्फ नाम का हो। वो सरकार की आलोचना करता हुआ तो दिखता है, लेकिन असल में कभी कोई बड़ा खतरा पैदा नहीं करता। इससे लोकतंत्र का एक भ्रम बना रहता है, जबकि सत्ता का ढांचा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। अब आते हैं तकनीक नंबर 18 पर, डेटा मैनिपुलेशन। आज की राजनीति में डेटा एक बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि हमें लगता है कि नंबर झूठ नहीं बोलते, लेकिन उन्हें तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। इसमें सिर्फ अपने पक्ष के आंकड़े दिखाना, ग्राफ का डिजाइन ऐसे बदलना ताकि छोटी सी बढ़त भी बहुत बड़ी दिखे, या तुलना के लिए ऐसे साल चुनना जो आपकी कहानी को सूट करे, ये सब शामिल हैं। यहां देखिए, दोनों चार्ट में डेटा बिल्कुल एक ही है, कोई फर्क नहीं। लेकिन सिर्फ वाई एक्सिस यानी खड़ी लाइन के स्केल को बदलकर दूसरे चार्ट में विकास की दर कितनी ज्यादा नाटकीय लग रही है। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक ही डेटा से दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाई जा सकती हैं। और क्योंकि नंबर वस्तुनिष्ठ लगते हैं, लोग अक्सर उन पर बिना सवाल किए भरोसा कर लेते हैं। 19वीं टेक्निक है इमोशनल पोलराइजेशन, यानी भावनात्मक ध्रुवीकरण। ये समाज को हम और वो के दो खेमों में बांटने की एक बहुत पुरानी और बहुत ही असरदार रणनीति है। राजनीतिक संदेश इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि अपने समर्थकों में गर्व और जुनून भर जाए, और विरोधियों को सिर्फ एक अलग विचार वाले नागरिक के तौर पर नहीं, बल्कि एक दुश्मन या एक खतरे के तौर पर पेश किया जाए। और यही इसका सबसे बड़ा खतरा है। जब राजनीति हम बनाम वे की पहचान की लड़ाई बन जाती है, तो फिर तर्क और तथ्यों पर आधारित स्वस्थ बहस की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। फैसले दिमाग से नहीं, दिल से और अपनी टीम के प्रति वफादारी के आधार पर लिए जाने लगते हैं। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक स्थिति है। और हमारी आखिरी 20वीं तकनीक है चुनावों में मनोवैज्ञानिक युद्ध। ये एक सीधा हमला है। इसका मकसद होता है विरोधी खेमे के हौसले और आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ देना। इसके लिए अफवाहें फैलाना, उनके नेताओं का चरित्र हनन करना और उनके नैरेटिव पर लगातार हमले करना जैसी रणनीतियां अपनाई जाती हैं, ताकि उनके समर्थक निराश और हतोत्साहित हो जाएं। इसका मनोवैज्ञानिक लक्ष्य है लर्न्ड हेल्पलेसनेस या सीखी हुई लाचारी पैदा करना। इसका मतलब है विरोधी के समर्थकों को ये महसूस कराना कि वो कुछ भी कर लें, उनकी हार तो तय है। जब ये सोच घर कर जाती है कि हमारे एक वोट से क्या ही बदलेगा, तो वे उदासीन हो जाते हैं और वोट देने जैसी सबसे बुनियादी कोशिश भी छोड़ देते हैं। और इस तरह
चुनाव बिना लड़े ही जीत लिया जाता है। तो आज हमने राजनीतिक रणनीतिकारों की प्लेबुक के कुछ बहुत ही अहम पन्ने पलटे। हमने देखा कि कैसे मनोविज्ञान के सिद्धांतों का इस्तेमाल न सिर्फ हमारी सोच को बदलने बल्कि पूरे राजनीतिक माहौल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, कभी चुप रहकर, कभी नकली आंदोलन चलाकर और यहाँ तक कि आंकड़ों से खेलकर भी। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है, इन रणनीतियों को जानने के बाद एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम समाचारों को कैसे देखें, सूचनाओं को कैसे परखें और राजनीतिक बहसों में कैसे हिस्सा लें? इस पर सोचना और अमल करना ही एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी कदम है।